नमस्कार जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके फील वाले चैनल द फिडियास एकेडमी पे। मैं गौरव स्वागत करता हूं आप सभी सीटेट के धुरंधरों का। हैशटैग सीटेट के धुरंधर इस क्लास में, जहां हम 45 डेज का टारगेट लेकर के चलेंगे और 45 दिन के अंदर किस तरीके से सीटेट को क्रैक करना है, सारी की सारी स्ट्रेटजी, प्लानिंग, एग्जीक्यूशन, सब कुछ आपके पास लेकर के आएंगे। आपका सिर्फ एक काम रहेगा, आपको जुड़ना है, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को क्लास ये अटेंड करनी है, क्योंकि आप जितनी ज़्यादा क्लास अटेंड करेंगे, शेयर करेंगे, मुझे हमारी, या मैं कह सकता हूँ हमें हमारी टीम की मेहनत का फल मिलेगा। क्योंकि आप भी समझते हैं किसी भी क्लास को तैयार करने में काफ़ी मेहनत लगती है। चलिए, जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ कि किसी की भी शुरुआत अगर हमें करनी है तो पहले हमें जानना होता है दुश्मन को, दुश्मन हमारा कैसा था, किस तरीके से उसको हम क्रैक करें। तो इसीलिए मैं आज आपको पहली क्लास में लेकर के आया हूँ 2024 का जो सीटेट का पेपर हुआ था उसके मैथ्स के क्वेश्चन। तो आज जो क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे सारे के सारे मिलेंगे आपको जो 2024 में आए थे। इससे हम जानने की कोशिश करेंगे कि कैसा पेपर आया था और उसी अकॉर्डिंग हम अपनी तैयारी आगे बढ़ाएंगे। ओके, तो चलिए, 45 डेज का टारगेट है। ज़्यादा मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। क्लासेस इस बार आपके पास रिकॉर्डेड भी आएंगी, लाइव स्ट्रीम में भी आएगी। रिकॉर्डेड इसलिए आएगी क्योंकि इसमें टाइम वेस्ट जरा सा भी नहीं होगा। प्योर क्लास में जो क्वेश्चंस रहेंगे वो डिस्कस होंगे और आपको कम टाइम में ज़्यादा कंटेंट देखने को मिलेगा। ये क्योंकि पहली क्लास है इसलिए मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर रहा हूँ। एक और चीज़, प्रीवियस पेपर है, क्वेश्चंस है, इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ मैं क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, उसके साथ साथ जो जो टॉपिक आएगा वो भी यहाँ पर डिस्कस होता रहेगा। तो चलिए बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द रिजल्ट व्हेन 7 kg 7 ग्राम इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 9 kg। 9 किलो में से 7 किलो 7 ग्राम करने वाले बच्चों की संख्या की दोगुनी है। मीन्स वो कंबाइन करके कह रहा है कि अमरूद का डबल है आम और केला, अगर पसंद कर दिया जाए उनका टोटल। तो आम और केला 44 और 14, 48 और 10 58। अमरूद है कितना, 26, और 26 का डबल क्या होता है, 52। और जबकि इन दोनों का टोटल कितना आ गया, 58, 58। मीन्स ये ऑप्शन भी गलत है। तो आगे हमें चौथे ऑप्शन की तरफ देखने की भी जरूरत नहीं है। आंख बंद करके हम क्या लगा देंगे, ऑप्शन नंबर फोर्थ इज द करेक्ट वन। कहता क्या है, चेक कर लेते हैं बस यहाँ के लिए। 10 बच्चे इस तालिका में दिए गए किसी भी फल को पसंद नहीं करते। 10 बच्चे किसी भी फल को पसंद नहीं करते। तो चलो भाई देख लेते हैं। 8 6 14, 4 18, 4 22 और 8 30। 3 कैरी, 3 2 5 2 7 4 11 12 और 2 14। बिल्कुल सही है क्योंकि टोटल बच्चे कितने आ गए, 140 आ गए। और यहाँ पर कितने बच्चे दिए गए थे, 150। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4। बढ़ते हैं अगले प्रश्न यानी कि प्रश्न क्रमांक 3 पर। ओके, देखिए प्रश्न कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लीस्ट अप्रोप्रिएट। अब आपको ध्यान रखना है यहां पर क्या कह रहा है वो, लीस्ट अप्रोप्रिएट। ओके, कौन सा के बारे में सबसे कम उपयुक्त है, ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है क्योंकि सीटेट में ये बहुत बार इन लोगों ने किया है और कंफ्यूजन आ जाती है। हम ऑप्शंस को देखते हैं और डायरेक्ट आंसर लगा देते हैं, ये नहीं करना है। रचनात्मक या फॉर्मेटिव असेसमेंट। अब बताओ फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या होता है। तो यहाँ पर थोड़ा सा हम टॉपिक को भी समझ लेते हैं। दो तरीके के असेसमेंट होते हैं, फॉर्मेटिव और दूसरा होता है समेटिव। कौन सा, फॉर्मेटिव और दूसरा होता है समेटिव। ओके, फॉर्मेटिव का नाम यहाँ पर है रचनात्मक आकलन। समेटिव देखो अभी मुझे हिंदी में याद नहीं आ रहा, बट आई प्रॉमिस कि मैं इसके ऊपर एक अलग से क्लास लूंगा क्योंकि फॉर्मेटिव और समेटिव के ऊपर क्वेश्चंस मैंने देखे हैं, लगभग हर बार आ रहा है। तो मैं एक क्लास इसी के ऊपर बना दूंगा ताकि वो 1 नंबर आप लोग का पक्का हो जाए। अभी के लिए फिलहाल समझते हैं कि फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है जो हम ड्यूरिंग क्लासरूम करते रहते हैं। भाई किसी से कोई क्वेश्चन पूछ लिया, पढ़वा करके देख लिया, उनकी जो रेगुलर दिक्कतों की को जो दूर करने के लिए जो असेसमेंट होता है वो क्या होता है, वो कहलाता है फॉर्मेटिव असेसमेंट। और दूसरी तरफ आ गया समेटिव असेसमेंट। तो समेटिव असेसमेंट होता है जो हम
एग्जाम में, मतलब जो लास्ट में हाफ ईयरली, ईयरली, ये जो एग्जाम्स होते हैं, ये जो हम लेते हैं, तो इसको कहते हैं समेटिव असेसमेंट। अब समेटिव असेसमेंट के बेसिस पर क्या कर सकते हैं आपको पता है, हम उसमें मार्क्स देते हैं। ओके, एक ग्रेडिंग तैयार कर देते हैं, रैंक बना देते हैं, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है। जबकि समेटिव असेसमेंट में ऐसा नहीं होता, वो तो रेगुलर बेसिस पर चलता रहता है। डिफरेंस अगर बात करी जाए तो समेटिव असेसमेंट क्या है, एट द एंड ऑफ ईयर या हाफ ईयरली या कुछ कुछ ड्यूरेशन पर होता है। जबकि समेटिव असेसमेंट क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस चलता रहता है। ओके, तो आई होप इसके ऑप्शंस को देख करके आप आंसर कर पाओ। चलो देखते हैं भाई। यह विद्यार्थियों की भ्रांतियों की पहचान करने में सहायता करता है। अब बिल्कुल सही बात है, ये करता है, पर हमें यहाँ पर क्या बोला है, सबसे कम उपयुक्त। तो ये तो क्या हो गया, ये तो उपयुक्त है। तो उपयुक्त है, इसलिए ये सही होते हुए भी यहाँ पर ऑप्शन ये क्या हो गया, गलत हो गया। ओके, यह संचयी मूल्यांकन उपलब्ध कराता है जो कि बच्चों को श्रेणीबद्ध करने में सहायता करता है। अब कम्युलेटिव मार्क्स श्रेणीबद्ध करना, ये मैंने किस में बताया, ये सब किस में होता है, समेटिव असेसमेंट में होता है। तो ये फॉर्मेटिव की ये व्याख्या है ही नहीं। तो यहाँ पर ये गलत है, यानी कि लीस्ट अप्रोप्रिएट यही है, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। पर देखो इसने क्या कहा, सबसे कम, तो भाई हमें आगे के ऑप्शंस को भी पढ़ने की जरूरत है। निर्देशात्मक क्रियाकलापों के दौरान विद्यार्थियों की प्रगति को जांचना, टू चेक द प्रोग्रेस ऑफ स्टूडेंट्स ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शनल एक्टिविटीज, तो ये किसकी प्रॉपर्टी है, समेटिव असेसमेंट की है। ओके है, तो इसलिए ये गलत हो जाएगा। विद्यार्थियों की अवधारणात्मक समझ की पहचान करना, टू आइडेंटिफाई स्टूडेंट्स कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग। अब कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग फॉर्मेटिव असेसमेंट के बेसिस पर ही तो पता चलता है। कोई टॉपिक आपने कराया, वो उसको समझ में आया या नहीं आया, आप उससे रिलेटेड जो क्लास में क्वेश्चंस पूछते हैं, जो एक्सरसाइज देते हैं, वो सब किस में आता है, फॉर्मेटिव असेसमेंट में। ओके, जो ईयर एंड में, हाफ ईयरली, वो सारा का सारा क्या है, समेटिव असेसमेंट। तो हम लोग सही थे, ऑप्शन नंबर 2 ही यहाँ पर बिल्कुल सही है। ओके, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति ने अपने बैंक के खाते में से किसी महीने की 4 तारीख को, अपने बैंक के खाते में से किसी महीने की 4 तारीख को 4560 रुपए निकाले, 4560 रुपीज निकाल लिए। ये 4560 क्या किया है, निकाल लिया। ओके, डेबिट कर लिया। और उसी महीने में 20 तारीख को 2567 रुपए जमा कर दी। ओके, ये 4 तारीख की एंट्री हो गई। फिर उसके बाद 20 तारीख को एंट्री क्या हो गया, ये तो क्या कर दिया, निकाला। ये निकाला मीन्स डेबिट। ओके, 2567 रुपए जमा कर दिए, मीन्स ये क्या हो गया, क्रेडिट। ओके, और फिर महीने के अंत में उसके खाते में शेष है 3125। ओके, तो जो लास्ट में जो बैलेंस है वो कितना है, 3125। ओके, लास्ट में हम ये 30 तारीख मान लेते हैं। चलो भाई, अब पूछा है तो महीने के प्रारंभ में, यानी कि जो स्टार्टिंग थी, स्टार्टिंग में उसके खाते में कितने पैसे। देखो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। कंफ्यूज कैसे कर रहा है, क्योंकि हम नॉर्मली इसमें क्या करेंगे, अच्छा ये निकाल लिया, ये जमा करा दिया, ये है। अब यहाँ पर सिर्फ 2 ट्रांजेक्शन नहीं हो रही, ये बैलेंस है लास्ट में, ये निकाला था और ये जमा करा दिया। शुरुआत में कितना बैलेंस था वो आपसे पूछा है। तो एक बार अपनी ना बैंक की पासबुक को देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से ये चीजें हो रही हैं। देखो जैसे मैं अगर यहाँ पर कहूँ कि ये बैलेंस है 3125, मैं अगले महीने की बात कर लेता हूँ कि 3125 ये आपका बैलेंस था। आपने क्या किया, 3000 रुपए निकाल लिए और फिर बाद में आपने इसमें 5000 रुपए और जमा करा दिए। ओके, अब 3000 रुपए निकाले तो 125 रह गए, 5000 जमा करा दिए तो क्या हो गया, 5125 हो गया, राइट। अब ये क्लोजिंग बैलेंस दे दिया और आपसे पूछा है कि ओपनिंग बैलेंस कितना था, ओपनिंग बैलेंस कितना था। तो
तो अब इसकी मदद से, इस ये जो मैंने एग्जांपल दिया है, इसकी मदद से आपको सोचना है कि मैं ये इन तीनों की मदद से यहां तक कैसे पहुंच पाऊंगा, यहां तक कैसे पहुंच पाऊंगा। तो ध्यान दो, देखो भाई, ये बैलेंस आपका है, ये बैलेंस आपने निकाला था, ये बैलेंस क्या किया था, आपने निकाला था। एक मिनट, जस्ट इसको हल्का सा यहाँ पे रख कर देते हैं, यहां पर बाद में आएंगे, पहले हम इसको समझते हैं। ओके, देखो भाई, अब ये है हमारे पास 5,125 रुपए अभी क्लोजिंग बैलेंस अभी है, और ये हमारा क्या था, ये हमने 3,000 रुपए निकाले थे, तो ये हमारा था, तभी तो निकालेंगे जब हमारा वो बैलेंस था। ओके, तो हम यहां तक कैसे पहुंचेंगे वो देखो। तो हमने क्या करा, इन दोनों को जोड़ लिया, तो हमारा कितना आ गया, 8125, और 8125 में से ये जो हमने जमा कराया ये तो था ही नहीं ना, ये तो क्या किया, ये तो हमने इस महीने हमने उसमें डाला है, तो स्टार्टिंग में नहीं हो सकता, तो हमें क्या करना, जस्ट इस 5,000 को हमने माइनस किया, तो 3125, यानी कि हमारा जो ये ओपनिंग बैलेंस था, हम यहाँ पर पहुंच गए। ओके, क्योंकि मैंने इस तरीके से इसलिए समझाया क्योंकि बहुत बच्चों को दिक्कत आई है इस प्रश्न को समझने में। ओके, चलो भाई, अब सेम काम हमें करना है, 3125 था, 4560, ये हमने निकाला, क्योंकि निकाला तो तभी जब हमारे पास बैलेंस ये होगा, तो इन दोनों को जोड़ लो, कितना आ जाएगा, 5 6 थी 10 कक्षा में, 280 280 560 हो गया, फिर 2 के 56, यानी कि 616 आ गया। यानी कि इस तरीके से बच्चे ने जो 616 के लिए कितने क्लासेस की आवश्यकता होगी, तो वो निकालने के लिए उसने ये वाला तरीका इस्तेमाल किया। अब पूछ क्या रहा है कि कलन विधि के लिए कौन सी सबसे उपयुक्त है, इसमें जो लॉ यूज किया गया है वो कौन सा लॉ यूज किया गया है, वो यहाँ पर हम ऑप्शन सब देख लेते हैं। चलिए भाई देखते हैं। पहला है, द स्टूडेंट हैज यूज्ड बोथ द डिस्ट्रीब्यूटिव एंड एसोसिएटिव लॉ ऑफ डिवीजन। कौन सा उसने लॉ यूज किया है, एसोसिएटिव और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, दोनों लॉ यूज किए हैं। चलो भाई, मैं एक काम करता हूँ, इसमें आपको मैं समझा ही देता हूँ कि एसोसिएटिव और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होता क्या है। 3 तरीके के लॉज होते हैं, 3 तरीके के लॉज। पहला कम्यूटेटिव, दूसरा एसोसिएटिव, और तीसरा डिस्ट्रीब्यूटिव। ओके, कम्यूटेटिव लॉ, ये ध्यान रखना, 2+3 या फिर 3+2, 2 डिजिट के लिए हमने इस्तेमाल किया कम्यूटेटिव लॉ। 2+3 लिखे या 3+2 लिखे, आंसर क्या आएगा, सेम आएगा, आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। इसी तरीके से अगर मैं मल्टीप्लाई करूं, तो 2 × 3 करूं या 3 × 2 करूं, आंसर इन दोनों केस में क्या आएगा, सेम आएगा। तो कम्यूटेटिव लॉ एडिशन पे और मल्टीप्लिकेशन पे फॉलो हो रहा है। ओके, कम्यूटेटिव लॉ एडिशन पे और मल्टीप्लिकेशन पे फॉलो हो रहा है, पर क्या ये, आप खुद बताना कमेंट बॉक्स पे, इसको और थोड़ा एक्सप्लोर करना, क्या ये मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन पे फॉलो होगा। ओके, चेक करके बताना। अब आ जाते हैं हम एसोसिएटिव लॉ पे। अब देखो, जब 2 या 2 से ज्यादा डिजिट लेंगे, 2 3 4 ले लिया मैंने, और इसी तरीके से मैं मल्टीप्लाई में भी ले लूं, 3 4 5। अब यहाँ पे क्या होता है, एसोसिएटिव लॉ में ब्रैकेट का यूज करते हैं। मैं पहले इसको जोड़ के ये जोड़ दूं, या फिर मैं इन दोनों को जोड़ के ये जोड़ूं, क्या आएगा, दोनों ही केस में आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। तो एक चीज आपको पता लगेगी, इसी तरीके से मल्टीप्लाई में मैं पहले इन दोनों का करूं, या फिर मैं चाहूं तो ऐसे करूं।
दोनों ही केसेस में क्या आएगा, आंसर सेम आएगा। तो देखो, कम्यूटेटिव लॉ और एसोसिएटिव लॉ ये एडिशन और मल्टीप्लिकेशन पे एप्लीकेबल होते हैं। आप अगर इनको सब्ट्रैक्शन और डिवीजन करके देखोगे तो ये एप्लीकेबल आपको नहीं मिलेंगे। ओके, तो ध्यान रखें, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, हाँ डिवीजन में सिर्फ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हो सकता है। अब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या होता है वो भी समझ लें, यहाँ पर मैं यहीं पर क्लियर कर देता हूँ। आई होप ये दोनों लॉ आप लोग को क्लियर हो गए होंगे। अब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ देख लेते हैं। बस डिस्ट्रीब्यूटिव होता है क्या हो कि उसी को और थोड़ा सा डिवाइड कर देते हैं, बांट देते हैं। जैसे 2 3 + 4 है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2 × 3 + 2 × 4। ओके, तो ये क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन है। ओके, अब अगर सपोज करो एक नंबर है 300 है, उसको मुझे डिवाइड करना है 12 से। अब मैं इसको दो पार्ट में डिवाइड कर लूँ। दो पार्ट में कैसे कर लूँ, 12 का मल्टीपल होता है 120 240, तो मैं इसको ऐसे लिख लूँ 300 को 240 + 60, और फिर मैं इसको 12 से डिवाइड कर। ओके, मीन्स ये क्या आएगा, 240/12 और ये 60/में 12 दूनी और ये 12 पंजे, मीन्स कितना आंसर आया 25। और अगर वैसे भी सॉल्व करेंगे तो भी कितना आंसर आएगा 25। तो एक चीज हमें समझ आ गई कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ डिवीजन में ही होता है, बाकियों में ये नहीं होता है। ओके, ना ये एडिशन में और मल्टीप्लिकेशन में नहीं होगा, जबकि जो बाकी तीनों लॉज हैं, कम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ये तीनों के तीनों ही आपके डिवीजन सॉरी एडिशन में और मल्टीप्लिकेशन में होते हैं। ओके, चलिए अब आ जाते हैं ऑप्शंस पर। आई होप थोड़ी ऑप्शंस में यहाँ पे प्रॉब्लम है, कोई बात नहीं। द स्टूडेंट हैज यूज्ड बोथ द डिस्ट्रीब्यूटिव एंड एसोसिएटिव लॉ ऑफ डिवीजन टू सॉल्व द प्रॉब्लम। अब आप ही बताओ, डिस्ट्रीब्यूटिव तो किया, पर क्या एसोसिएटिव लॉ उसने लगाया? जब डिस्ट्रीब्यूशन में, इसमें डिवीजन में डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ सॉरी एसोसिएटिव लॉ होता ही नहीं है, तो वो लगेगा कैसे? ओके, तो ये हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। द स्टूडेंट हैज यूज्ड एन इनकरेक्ट एल्गोरिथम टू सॉल्व द प्रॉब्लम। भाई ये भी गलत है, क्योंकि इनकरेक्ट तो उसने यूज किया ही नहीं है, करेक्ट यूज कर रहा है। नेक्स्ट है, द स्टूडेंट हैज यूज्ड द एसोसिएटिव लॉ ऑफ डिवीजन अक्रॉस सॉल्व द प्रॉब्लम। भाई मुझे लग रहा है कि जो चौथा ऑप्शन है वो हमारे टाइपिंग करने वाले भैया से छूट गया है। मैं एक बार यहाँ पर देख करके आपके सामने लिख देता हूँ, थोड़ा सा वेट कर लेंगे। ओके, चलो मैं लिख देता हूँ, वो ऑप्शन मेरे सामने है। जो फोर्थ ऑप्शन है वो मैं आपके सामने लिख दे रहा हूँ। द स्टूडेंट हैज यूज्ड distributive law of division across addition to solve the ओके तो आप देख सकते हैं यहाँ पर, द स्टूडेंट हैज यूज्ड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ डिवीजन अक्रॉस एडिशन टू सॉल्व द प्रॉब्लम। बिल्कुल उसने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का यूज किया है, तो ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 ही हमारा करेक्ट हो जाएगा। मैं माफ़ी चाहूँगा इस चीज़ के लिए कि ऑप्शन आपको यहाँ पर नहीं मिला, अगली क्लास में कोशिश करेंगे इसको ठीक कर दें। चलिए भाई, यहाँ पर वही है, समस्या हल करने के लिए योग पर विभाजन के वितरण नियम का, मीन्स डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का क्या मतलब है, वितरण नियम, और एसोसिएटिव लॉ को क्या कहते हैं, साहचर्य का नियम। ओके, तो आप ये ध्यान रखेंगे, ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर हो जाएगा करेक्ट।
नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। एक त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं अलग अलग लंबाइयों की होती है वो कहलाता है। तो देखो भाई तीन वैसे तो ज्यादा प्रकार के त्रिभुज ऑन द बेसिस ऑफ एंगल, ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स, वो दो तरीके से करते हैं, फिर उसको अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। बट यहाँ पर मैं ऑन द बेसिस ऑफ साइड आपको बता दूं, तीन तरीके के होते हैं। पहला, तीनों भुजाएं बराबर, ये क्या होता है? समबाहु त्रिभुज होता है। क्या होता है ये? समबाहु त्रिभुज होता है, या इसको इक्विलेटरल ट्रायंगल भी कहते हैं। ओके। दूसरा, एक ऐसा त्रिभुज जिसकी केवल दो भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, उसको सम द्विबाहु भी कहते हैं, या आइसोस्केलस भी कहते हैं। आइसोस्केलस भी ट्रायंगल कहते हैं, ये रहा, आइसोस्केलस ट्रायंगल कहते हैं। और तीसरा होता है जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग होती हैं, इसको विषम बाहु या स्केलन ट्रायंगल भी कहते हैं। विषम बाहु या स्केलन ट्रायंगल भी कहते हैं। तो अलग अलग लंबाइयों की होती हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं? एक विषम बाहु त्रिभुज कहते हैं, या स्केलन ट्रायंगल भी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 यहां पर हमारा हो जाएगा सही। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। द सम ऑफ द प्राइम नंबर्स बिटवीन 31 एंड 60 इज। जो प्राइम नंबर्स हैं 31 और 60 के बीच के, उन सब का जोड़ हमें निकालना है। ओके, देखो भाई, अब 31, क्या 31 प्राइम नंबर है? नहीं है। पता करने का सिंपल तरीका है, जो प्राइम नंबर्स आपको पहले के पता हैं उनसे भाग दे करके देख लो। 2, 3, 4 से भाग दे के देखने की जरूरत नहीं है। 5 से 2, 7 से 2, 11, 13, 17। ओके, तो ही हमें पता चलता है कि भाई ये प्राइम नंबर है या नहीं है। तो ये क्या है? ना 2 से जाएगा, 3 और 1 4 नहीं जा रहा, 5 से भी नहीं जा रहा, 7 से भी नहीं जा रहा, 11 से भी नहीं जा रहा है, 13, 17 किसी से नहीं जा रहा। मीन्स ये एक हमारा प्राइम नंबर है। 32 नहीं है क्योंकि वो इवन है, लास्ट में 2 आ गया। 33 आ जाएगा, 34, 35, 36, 37। मीन्स 31 के बाद हमारा क्या आ गया? 37। भाई ये कर करके आपको देखना ही पड़ेगा। हाँ, बस गलती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर एक भी नंबर आपने गलत लिख दिया जो प्राइम नहीं है, तो फिर आपका आंसर गलत हो जाएगा। 31 के बाद 37, 37 के बाद आगे बढ़ो, 38, 39, 13 होता है। और अगर आपको समझ में ना भी आए, जैसे मान लो 39 समझ में नहीं आ रहा, तो रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी का भी यूज करो। 9 3 12, 3 से भाग हो रहा है। 40, 41, यस 41 होता है। 42, 43, 43, यस 43 भी होता है। ओके। 44, 45, 46, 47, ओके 47 भी होता है। 48, 49, 50, 51, 52, 53, 53 भी आएगा। 53 के बाद 4, 5, 56, 57, 58, 59, 59, और ये 60 तो है ही। तो आगे हमें बढ़ने की जरूरत है नहीं, अब जोड़ना शुरू करो। और देखो, एडिशन वाले जो भी क्वेश्चंस होंगे ना, मैं इस तरीके से लिखता हूँ, इस तरीके से, क्योंकि हमें जोड़ना इस तरीके से आना चाहिए। क्वेश्चन हमें ऐसे मिलेगा तो हमारी प्रैक्टिस ही ऐसे हो जाती है, और फिर हम आसानी से जोड़ लेंगे। 9 3 12, 12 7 19, 3 22, 23, कुछ गलत। 9 3 12, 18 19, 3 22, 23 7 30 और 1 31। कुछ गलत गलत करेगा हमने। ओके, 2 3 12, 12 18 19, 20 21 22, 23 7 30 और 1 31, 3 5 5 10 4 14 4 18 4 22 3 25 3 28 और 3 31, 311।
तो 311 विल बी द राइट आंसर। ओके, एक बारी आप सभी एक बार क्रॉस चेक कर लो इसे। चलिए, अगर कुछ गलत हुआ, अभी तो यही आंसर आ रहा है, तो 311 हमारे ऑप्शन में भी है, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही हो जाएगा। चेक कर लेंगे, अगर कुछ गलत हुआ तो अगली क्लास में कमेंट में आप लोग मेंशन कर देना। गलतियां हो सकती है, मैं भी इंसान हूं, तो अगली क्लास में इसको ठीक कर देंगे। अभी आ रहा है, एक बार और देख लेता हूं मैं इसे। 31। चलिए, नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 201 के पूर्ववर्ती और 4781 के परवर्ती का गुणनफल क्या है? 201 के पूर्ववर्ती और 4781 के परवर्ती। अब देखो, पूर्ववर्ती और परवर्ती ये दो कंसेप्ट है, समझ लेंगे आप सभी। पूर्ववर्ती या प्रीडिसेसर, प्रीडिसेसर हम कहते हैं, जैसे 200 है, तो जो इसके ठीक पहले, तो इसके ठीक पहले वाली संख्या को क्या कहते हैं? पूर्ववर्ती। क्या कहते हैं? पूर्ववर्ती। और बिल्कुल इसके ठीक बाद वाली संख्या को हम कहते हैं परवर्ती। ओके, तो ये होता है प्रीडिसेसर और ये सक्सेसर, ये आप ध्यान रखेंगे। अब इसने क्या कहा? 201 के पूर्ववर्ती, तो 201 का पूर्ववर्ती क्या हो गया? 200 हो गया। और 4781 के परवर्ती, तो 4781 का परवर्ती क्या हो गया? 4782 हो गया। तो अब हमें इसके राइट आंसर निकालना, तो देखो 2 जीरो होनी चाहिए, तो ये दोनों ऑप्शन तो हमारे वैसे ही गलत हो गए। अब क्योंकि 2 जीरो आ गए तो हमें चेक करना पड़ेगा, तो लो भी चेक करना भी और आसान। 2 दूनी 4, तो यहाँ पर क्या आना चाहिए? 4 आना चाहिए। 4 किस में है? सिर्फ इसमें है, तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा। हमें इसको चेक करने की भी जरूरत नहीं है। ओके, चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट है, सबसे उपयुक्त संज्ञानात्मक कौशल क्या है जो विद्यार्थियों की विशेषताओं और गुणों के अनुसार आकृतियों की पहचान करने में उनकी मदद करता है? सबसे उपयुक्त संज्ञानात्मक कौशल, देखो जो कॉग्निटिव स्किल्स हैं, जो कॉग्निटिव स्किल्स हैं, यहाँ पर दो हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इनको मैं गोविंद सर को बोलूँगा कि वो भी करा दें, और मैं भी अपने तरीके से करा दूंगा। तो एक तो आ जाता है ब्लूम की टैक्सोनॉमी। ब्लूम की टैक्सोनॉमी आप सबने पढ़ी होगी, पढ़ लेना आप लोग। एक इसके साथ साथ आता है वैन हीले। ये सारे के सारे इंटर रिलेटेड भी हैं। तो वैन हीले का जो ज्योमेट्री का जो विकासात्मक सिद्धांत है, वो भी आप लोगों को करना है। हालांकि ये क्वेश्चन जब आ जाता है संज्ञानात्मक कौशल और इसमें इस तरीके से दिया गया, तो ब्लूम्स की टैक्सोनॉमी का ही यूज हो रहा है आपके सामने। तो अकॉर्डिंग टू कौन सा है? कंजर्वेशन। ओके, फिर से देखते हैं। विद्यार्थी विशेषताओं और गुणों के अनुसार आकृतियों को पहचानने और उनका समूह बनाने में मदद करता है। उसको किसके आधार पर करता है? तो वो गुणों के अनुसार करता है। तो ये होता है, अभी फिलहाल के लिए मैं इस पे नहीं जा रहा, कंप्लीट आपको नहीं बता रहा। फिलहाल सिर्फ ये समझो कि इसी को कहते हैं क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण। जब ये वाला टॉपिक मैं आप लोगों को कराऊंगा तो फिर आपको इसको डिटेल में मैं समझाने की कोशिश करूंगा। ओके, अभी फिलहाल ये याद रखो कि इसको हम वर्गीकरण कहते हैं। मीन्स यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 हमारा क्या आ जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। विद्यार्थियों की भाग की समस्याएं हल करने में कठिनाइयां आती हैं। जो स्टूडेंट्स होते हैं, वो जो डिवीजन का जो सम होता है ना, उसको सॉल्व करने में उनको मुश्किल आती है। क्यों मुश्किल आती है, ये यहाँ पर है हमारा प्रश्न। अब देखते हैं भाई, भाग की समस्याओं की दैनिक जीवन में कोई उपयोगिता नहीं है। देखो भाई, बिल्कुल गलत बात है, बहुत ज्यादा उपयोगिता है, हम सभी जानते हैं। भाग की समस्याओं को हल करने के लिए कोई अनौपचारिक कलन विधियां नहीं है।
देयर आर नो इनफॉर्मल वेज ऑफ सॉल्विंग डिविजन्स प्रॉब्लम। देखो बहुत सारी हैं, ऐसा नहीं है कि डिवीजन को सॉल्व करने के लिए सिर्फ हमारे पास फॉर्मल तरीके हैं, बहुत सारे इनफॉर्मल तरीके भी हैं, तो उनसे भी हम कर सकते हैं। ओके, तो है, तो इसलिए हमारा क्या हो गया, ये भी गलत हो गया। भाग की समस्याएं हल करने के लिए आवश्यक है कि विद्यार्थी जमा घटा और गुणा करना अच्छी तरह से जान ले। जी हाँ, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि देखो एडिशन एडिशन, सब्ट्रैक्शन सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन को हम क्या कहते हैं, रिपीटेड एडिशन, क्या कहते हैं, रिपीटेड एडिशन भी कहते हैं, और डिवीजन को हम लोग इसी तरीके से रिपीटेड सब्ट्रैक्शन भी कह सकते हैं। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर 3 सही हो सकता है, और पर हमें चौथा ऑप्शन भी देखना पड़ेगा। विद्यार्थी भाग के चिन्ह को पसंद नहीं करते। हाँ भाई, बात तो देखो सही है, पर इसको टिक मत कर देना। ऑप्शन नंबर 3 हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि डिवीजन को करने के लिए एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन, और जो मल्टीप्लिकेशन को मैंने क्या कहा, रिपीटेड एडिशन, ये आना हमारे लिए जरूरी होता है, तभी बच्चा डिवीजन कर पाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते। कह रहा है मोस्ट सेकेंड ग्रेडर्स आर अवेलेबल टू ऐड 2 क्वांटिटीज लाइक 4 कैंडीज एंड 3 कैंडीज। सेकेंड क्लास के बच्चे उनको जब कहा गया कि 2 कैंडी और 3 कैंडी, तो उन्होंने जोड़ लिया। जब उनको यही सवाल वर्कशीट पर दिया गया कि ले बेटा 4 जमा 5 करके दिखा, तो अधिकांश विद्यार्थी ऐसा करने में उन्होंने इसका आंसर क्या किया, गलत कर दिया। तो जो एनसीएफ 2005 है, इसके अनुसार इसका कारण क्या है। अब देखो एक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो है क्या, एनसीएफ 2005। पढ़ना ही पढ़ना है आप लोगों को। कुछ जो है फॉर्मेटिव समेटिव असेसमेंट, एक क्वेश्चन हर बार आ रहा है। ओके, एनसीएफ 2005 1 या 2 क्वेश्चन आपको हर बार मिलेगा इसमें। ब्लूम की टैक्सोनॉमी, वैन हीले, हर बार आपको मिलना ही मिलना है। ओके, तो जो भी बच्चे पहली बार तैयारी कर रहे हैं या जिन्होंने इससे पहले पेपर नहीं दिया है, तो वो समझ ले ये कुछ ऐसे टॉपिक है जिनको कर लोगे ना, तुम्हारा नंबर बिल्कुल पक्का है। चलो भाई, तो क्या कहता है एनसीएफ, शिक्षार्थी वास्तविक गणित सीखने में रुचि नहीं रखते। अगर ऐसा होता तो वो 3 कैंडी और 4 कैंडी का जोड़ कितना आएगा वो ये भी नहीं बता रहे होते। मीन्स ये वाला ऑप्शन क्या है, बिल्कुल गलत है। शिक्षार्थी अमूर्त गणितीय प्रतीकों के उपयोग के लिए तैयार नहीं होते हैं। अब बिल्कुल सही है, ये जो प्रतीक हैं, ये वाली जो चीजें हैं, ये वाली चीजें हैं, ओके, इनके लिए वो तैयार नहीं है, क्योंकि जोड़ना तो वो बच्चा सीख गया, 3 कैंडी 4 कैंडी वो बता रहा है, बट जो अमूर्त गणितीय प्रतीक हैं, जो ये वाली चीजें हैं, इनके बारे में वो नहीं जान रहे हैं, अभी उनको चीजें नहीं पता है। ओके, तो यहां पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही हो जाएगा। शिक्षार्थियों को योग ठीक से नहीं सिखाया जाता है। भाई अगर वो नहीं सिखाया जाता तो वो 3 और 4 कैंडी को कैसे टोटल कर लेता, नहीं कर पाता, तो ये भी गलत। शिक्षार्थी गणितीय कौशल में कमजोर होते हैं, ये भी गलत। तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। तीसरी कक्षा के एक विद्यार्थी से जब 105 को अंक के रूप में लिखने के लिए कहा गया, तो उसने क्या लिखा, 105। ठीक है, अब देखो ये गलतियां फोन नंबर में भी बहुत होती हैं। कई कहेंगे सर आपका नंबर क्या है, तो 2598 और 9800 और 75 कुछ इस तरीके से कह देंगे। अब हम इसको इस तरीके से भी ले लेते हैं, 9875। अब वो बोल रहे होते हैं ये 9875, दोनों ही एक तरीके से सही है। ओके, पर ये वाला क्या है, गलत। क्यों गलत है, क्योंकि अगर 9875 जो बोला गया तो वो नंबर क्या है, यही है। ओके, तो इसीलिए हमें कई बार खैर क्लियर करना पड़ जाता है। एनीवेज, यहाँ पर वो परेशानी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर बच्चा फोन नंबर नहीं बता रहा, यहाँ पर उसको बोला गया है कि 105 लिखो, तो उसने क्या किया, पहले 100 लिख दिया, फिर लास्ट में 5 लिख दिया। तो गलती यहाँ पर क्या है,
जब 105 बोला गया है तो क्लियर है कि 100 कितने हैं, 100 कितने हैं, एक है। 100 कितना है, एक है। तो 1 टाइम्स 100, और जो 5 है वो क्या है, यूनिट टर्म है। तो 105 कैसे लिखा जाना चाहिए था, ऐसे लिखा जाना चाहिए था, उसने लिखा है ये, मीन्स उसको क्या दिक्कत है, उसको 1 टाइम्स 100,000 इसको अच्छे से समझ नहीं है। तो देख लेते हैं, उसे स्थानीय मान की अवधारणा को समझने में और सहायता की आवश्यकता है, बिल्कुल सही बात है। और ऑप्शंस भी देख लेते हैं, वह गणित सीखने में अयोग्य है, अगर अयोग्य होता तो वो ये लिख पाता नहीं है, सीखने में कमजोर है, वो शरारती है। ऑप्शन नंबर 1 ही हमारा क्या है, बिल्कुल सही है। चलिए बढ़ते हैं अगले पर। अगला प्रश्न, भिन्नों की अवधारणा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। भिन्नों की अवधारणा के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है। फ्रैक्शन के बारे में बात कर रहे हैं। इज इट रिप्रेजेंट्स अ पार्ट ऑफ अ कलेक्शन ऑफ सेम ऑब्जेक्ट, यह एक समान वस्तुओं वाले समूह के भाग को निरूपित करता है। तो ऑब्वियस सी बात है भाई, फ्रैक्शन होता क्या है, फ्रैक्शन होता क्या है, कोई एक कंप्लीट चीज है, उसके हमने दो पार्ट कर दिए, दो बराबर टुकड़े, तो ये भी क्या कहलाता है, 1/2, ये भी 1/2। तो कितने टुकड़े करें हमने, दो, दो में से ये कितना है, एक, तो ये 1/2। अगर इसी तरीके से 1/3 दिखाते हैं तो कितने टुकड़े करें, 3। अब 3 में से ये क्या है, तो ये एक, ये अगला क्या है, अगर इन दोनों को कंबाइन कर दे तो क्या हो गया, 2/3। तो दिस इज 2/3। तो ये क्या है, ये करता है, तो ये सही है, पर यहाँ पर तो हमें नहीं वाला चाहिए, तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। एक भिन्न का गणितीय चिन्ह एक अनुपात के रूप में निरूपित किया जा सकता है। ओके, देखो हमें 2:3 बोला जाता है, इसी को हम क्या करते हैं, 2/3 लिख देते हैं, मीन्स ये भी बिल्कुल सही है। ओके, तो ये भी क्या हो जाएगा, यहाँ पर गलत हो जाएगा। एक मिनट, इट रिप्रेजेंट्स अ पार्ट ऑफ अ होल विच इज ग्रेटर देन 1, यह एक पूर्ण का वह भाग निरूपित करता है जो कि एक से बड़ा है, जो कि एक से क्या है, बड़ा है। देखो एक से बड़ा वाले को फ्रैक्शन में अगर हम देखें तो वो प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं कहला जाता, वो क्या कहलाता है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। जैसे 3/2, 3/2 इज व्हाट, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन वो कहलाता है। तो फ्रैक्शन नॉर्मली, क्योंकि प्राइमरी वाला लेवल यहाँ पर हमने लिया है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि वो एक से बड़ी वाला नहीं होता, एक ही होता है, उसी के जो टुकड़े करके बताए जाते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, फ्रैक्शन कहते हैं। ओके, तो ऑप्शन नंबर 3 विल बी करेक्ट। नेक्स्ट पर आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। Okay, a rectangle has two pairs of opposite parallel sides. A rectangle has two pair of opposite parallel sides. A square also has two pair of opposite sides parallel, and so does a parallelogram. So both rectangle and square are also a parallelogram. Jasmine is at which stage of Van Healy? Means क्या है कि वो क्या कह रही है, जैस्मिन कह रही है कि एक आयत के विपरीत भुजाओं के दो युग्म क्या होते हैं, समांतर होते हैं। ये और ये क्या है, पैरेलल है। वर्ग में भी क्या होता है, पैरेलल होता है, और उसी प्रकार एक समांतर चतुर्भुज में भी समांतर चतुर्भुज, एक समांतर चतुर्भुज में भी एक समांतर चतुर्भुज में भी, इसलिए आयत और वर्ग दोनों ही समांतर चतुर्भुज होंगे। जैस्मिन वैन हीले, एक इंग्लिश में देखते हैं। So does a parallelogram. So both rectangle and square are also parallelograms. Okay. इसलिए वो कह रहा है कि जो रेक्टेंगल और स्क्वायर है दोनों के दोनों ही क्या है, पैरेललोग्राम है। चलो क्वेश्चन अब मैं क्लियर कर देता हूँ। वो ये कह रहा है कि एक पैरेललोग्राम में जो ऑपोजिट साइड्स होते हैं वो पैरेलल होते हैं, वो क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं।
रेक्टेंगल में भी ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होते हैं और स्क्वायर्स में भी ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होते हैं। तो इसको भी हम एक पैरेललोग्राम कह सकते हैं, इसको भी हम एक पैरेललोग्राम कह सकते हैं, और ये एक पैरेललोग्राम तो है ही। तो हमें बताना है कि वो वैन हीले के अनुसार कौन से लेवल पर है, कौन से लेवल पर वो है वो बच्चा। तो देखो ध्यान दो, वैन हीले के जो लेवल आ जाते हैं, सबसे पहले क्या होता है, विजुअलाइजेशन। कौन सा होता है, विजुअलाइजेशन होता है। 5 लेवल होते हैं। तो आप एक काम करो, इसको क्या करते हैं, इसको आज की क्लास को हम यहीं पर रोकते हैं। अगली क्लास में आप इसके 5 लेवल्स, जो विजुअलाइजेशन होता है, फॉर्मल डिडक्शन, इनफॉर्मल डिडक्शन, राइगर जो दृढ़ता, वो सारे के सारे आप लोग करके आओ, इसके आंसर के साथ आओ। इसका आंसर क्या होगा हम इसको डिस्कस करेंगे अगली क्लास में। ओके, तो चलो भाई आज की क्लास को यहीं पर हम लोग रोकते हैं। अगली क्लास में इससे आगे के जो क्वेश्चंस होंगे वो लेंगे, टॉपिक जो होगा वो भी कराएंगे। कमेंट बॉक्स में मेंशन जरूर कर देना कि किस क्वेश्चन में दिक्कत आई है। जो क्वेश्चन आपको दिक्कत कर रही है उसको भी दोबारा सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जुड़े रहिए, सारी क्लासेस आपको हमारे फिडियास एकेडमी पर मिल जाएंगी 45 दिन के टारगेट के साथ। हम डे को क्या करेंगे, अब बैकवर्ड काउंटिंग करते चलेंगे। आज हमारा है 45, कल हो जाएगा 44। इस तरीके का टारगेट हम लेकर के चलते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।